There is some technical issue, otherwise you have generally seen the current affair class, वो generally start हो जाती है 8 p.m. But there is a technical issue, that's why it got delayed, right? So I request everybody to, हाँ, all right. At times वो जूम में क्या होता है, जब पैनलिस्ट की तरह आते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो दैट वाज द, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. So let's get started. So the first and foremost is, today we are going to cover some of the prominent MCQs of this particular week. अभी आपने देखा होगा जो लास्ट हमने जून पूरा कवर किया है करंट अफेयर्स, और अगस्त भी आप देखोगे दैट इन अगस्त ही हमारे 8 अगस्त तक हो गया है. तो जितने भी आज हम करंट अफेयर्स करेंगे, जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा, ये आपके पिछले 1.5 हफ्ते के ही कराऊंगा, राइट? और ये हमने क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस भी करे हुए हैं. सो इट विल गिव यू द रिवीजन फीलिंग ऑल्सो, एज वेल एज it will help you out in understanding the topic, right? Chalo. So which city hosted the G20 Digital Economic Minister Summit? So this is the first question. हाँ, exactly. I will give you the recap also. Don't, my voice is fine, everything is fine. So G20 Digital Economic Summit. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, what is this G20? G20 यार एक इकोनॉमिक ग्रुप है, right? It is an economic group of which countries, जो initially developed and developing economy, जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी थी, उन्हें हम बोलते हैं G20 कंट्रीज का वो पार्ट. ये ग्रुप की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1999, और आइडिया था टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज द आइडिया. देखो, जो ये करंट अफेयर्स वाली जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, ऑनलाइन क्लास में आप मान के चला करो कि अगर 8 PM वाले हमारी क्लास है, तो बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन थिंग, क्योंकि ऑनलाइन में एडजस्टमेंट होता है, somebody will start, फिर पैनलिस्ट की तरह जैसे आप लोग ज्वाइन करते हो ऐसे ही मैं ज्वाइन करता हूँ, इनिशियली वो हिकअप्स रहते हैं. तो आप मान के चला करो कि ऑनलाइन क्लास आपकी 8 PM का हमारा टाइम रहता है, लेकिन वो स्टार्ट 8-10 तक ही होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्निकल थिंग एकदम से वो ओपन नहीं हो पाती. तो डोंट, है ना? तो इनिशियली क्या होता है, स्टूडेंट ज्वाइन होते रहते हैं, जैसे अभी 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, तो जब तक पूरी स्ट्रेंथ हो जाती है ना, 50 क्रॉस हो जाता है, तो तब तक होते होते 5-10 मिनट लग जाते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट द ऑफिशियल टाइम इज 8 AM, बट द क्लास विल स्टार्ट फुली फंक्शनल बाय 10:10, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल थिंग, है ना? क्योंकि डिजिटल मीडियम्स होती है. अगर वो हो व्हाट यू कॉल्ड ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में तो टीचर आया एंड क्लास स्टार्टेड, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, इनिशियल हिकअप्स होते हैं ना इसमें. तो बस वो है और कुछ, राइट? तो हमने पहले बात कर रहे हैं दैट which city is going to hosted the G20 Digital Economic Minister Summit. तो डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट G20 की कौन सा आपका सिटी होस्ट करने वाला है, लेकिन आपको उससे पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज G20. तो G20 मींस ग्रुप ऑफ 20 नेशंस. हालांकि G20 में ना नेशंस 20 से ज्यादा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल G20 में ही अफ्रीकन यूनियन भी काउंट होता है, जो कि अपने आप में एक अफ्रीकन कंट्रीज का ग्रुप है. G20 में अब यूरोपियन यूनियन भी काउंट होता है, जो कि अपने आप में 27 नेशंस का ग्रुप है, राइट? तो ये मतलब नहीं है कि G20 में सिर्फ 20 कंट्रीज है, नो. कंट्री वाइज में बात करूंगा तो बहुत कंट्रीज हैं, बट ये यूरोपियन यूनियन एक एंटिटी की तरह काउंट होता है, अफ्रीकन यूनियन एक एंटिटी की तरह काउंट होता है. तो इसलिए क्योंकि नॉर्मन क्लेचर इनिशियली पहले G20 था, तो हमने उसे G20 रखा है, राइट? तो यू कैन सी, यू नो दिस इज दीज आर द कंट्री जो कि मेंबर हैं आपका व्हाट यू कॉल्ड नेशंस की. तो आप देखोगे जनरली जितनी भी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं, वो आपके G20 के मेंबर्स हैं. अगर मैं बात करूं G20 की 2025 वाली समिट कहाँ पे होने वाली है, G20 2025 समिट, so that summit is going to start from hosted from South Africa.
तो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होने वाली है G20 2025 समिट। ठीक है, तो ये याद रखना, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होने वाली है। हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस एग्जैक्टली बेटा, 1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसलिए हुआ था। G20 समिट की जो 2025 समिट होने वाली है, राइट, 2025 वाली, वो आपकी होस्ट होने वाली है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, याद रखोगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है G20 की मिनिस्ट्रल समिट कौन होस्ट कर रहा है, हु इज होस्टिंग द मिनिस्ट्रल समिट। अगर मैं मिनिस्ट्रल समिट की बात करूं, तो G20 इज होस्टिंग द मिनिस्ट्रल समिट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्रल समिट बेटा होस्ट करने वाला है आपका हैदराबाद, राइट, तो इट इज हैदराबाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन। एनी डाउट ऑन दिस, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये आपको याद रखना है, हैदराबाद इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले हम आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो, प्लीज से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, यस यस। बेटा देखो, जो फंक्शनल ऑफिशियल समिट है, मतलब जो एक ऐसा होता है ना, G20 में मल्टीपल समिट्स होती रहती हैं। ठीक है, वो जो मल्टीपल समिट्स हैं, वो समिट आपकी होस्ट होंगी कहाँ पर, अलग अलग जगह पर। लेकिन जो एक ऑफिशियल जो हर साल की समिट है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया ने भी एक बार G20 समिट होस्ट करा था न्यू दिल्ली में, तो एक मेजर समिट न्यू दिल्ली में होस्ट हुई थी, लेकिन अदर अदर समिट्स, मतलब जो छोटी छोटी समिट्स है अलग जगह है। तो यहाँ पे जो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो समिट है, G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर समिट, ये होस्ट कर रहा है हैदराबाद, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपसे पूछता है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि यार G20 समिट बता दो, तब आप बोलोगे साउथ अफ्रीका, राइट। इज इट फाइन और नॉट? इज इट फाइन और नॉट? चलें आगे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंपनी बिकेम इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च कमर्शियल क्वांटम एनक्रिप्शन सैटेलाइट इन 2025? द कंपनी कौन सी है इंडिया की जो जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है कमर्शियल क्वांटम एनक्रिप्शन सैटेलाइट? ठीक है, तो कमर्शियल एनक्रिप्शन सैटेलाइट अभी किसने लॉन्च किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या ये इसरो ने लॉन्च किया है? द आंसर इज नो, इसरो ने लॉन्च नहीं करा है। भारतीय एयरटेल इसने भी लॉन्च नहीं करा है, वन वेब इसने भी लॉन्च नहीं करा है। तो ये किसने लॉन्च करा है? पिक्सेल्स ने लॉन्च किया है क्वांटम इंस्क्रिप्शन सैटेलाइट। याद रखना, कमर्शियल क्वांटम इंस्क्रिप्शन सैटेलाइट वो किसने लॉन्च किया है? पिक्सेल्स ने लॉन्च, पिक्सेल ने लॉन्च किया है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था निसार। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय निसार? नो, निसार भी अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि 31 जुलाई 2025 को निसार लॉन्च हुआ था। तो निसार याद रखना, इट इज नासा, इसरो, सिंथेटिक एपरेचर सेट, राइट, सैटेलाइट। ठीक है, तो ये भी एक निसार सैटेलाइट जो कि इसरो और नासा का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये याद रखना है आपका। ठीक है, तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। काइंडली मूव फॉरवर्ड, काइंडली यार, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च यूथ स्टार्टअप फेलोशिप योजना?
यूथ स्टार्टअप फेलोशिप योजना कौन से स्टेट ने करा है जिसमें फॉर द एंटरप्रेन्योर्स अंडर 35? विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च यूथ स्टार्टअप फेलोशिप योजना? ठीक है, तो आजकल आप देख रहे हो स्टार्टअप के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है, राइट? तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन यही है दैट यूथ स्टार्टअप स्टार्टअप योजना, ठीक है, राइट? तो द क्वेश्चन इज दैट दिस इज स्टार्टेड बाय विच पर्टिकुलर स्टेट? तो इट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने नो यूथ स्टार्टअप योजना स्टार्ट करी है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, यूथ स्टार्टअप योजना। अगर मैं बात करूं यूथ स्टार्टअप डे की, तो जनवरी 16 में आता है, हम सेलिब्रेट करते हैं स्टार्टअप इंडिया डे। तो स्टार्टअप इंडिया डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 जनवरी को होता है हर साल, है ना? तो 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया डे, राइट? तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? यूथ स्टार्टअप फेलोशिप योजना याद रखना है, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर है अंडर द एज ऑफ 35, तो दिस योजना इज स्टार्टेड यू नो टू गिव दी यू नो देम इंसेंटिव्स। चलो नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया न्यूली अनवेल्ड इंडिजीनियस मिलिट्री ड्रोन? अभी रिसेंटली इंडिया ने एक इंडिजीनियस मिलिट्री ड्रोन, आजकल आपको पता होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी काम कर रही है। अभी आपने ये भी देखा होगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इज इन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी यू नो ड्रोन अटैक्स हुए, है ना? तो ड्रोन अटैक्स भी हुए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। और अभी इंडिया ने अपना एक इंडिजीनियस ड्रोन भी डेवलप किया है। तो अगर मैं बात करूं S-400 की, दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, ये इंडिया ने लिया है कहां से? ये S-400 मिसाइल सिस्टम इंडिया ने लिया है रशिया से। इस S-400 मिसाइल सिस्टम ने बहुत हेल्प करी इंडिया की, जब हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, जब उधर की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, ठीक है? तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, राइट? तो मिसाइल सिस्टम याद रखना। अब S-400 मिसाइल सिस्टम तो ये ड्रोन अटैक वगैरह को बचाने का काम करता है, उन्हें उन्हें हेल्प आउट करता है कि अगर जैसे इंडिया की तरफ अगर ड्रोन अटैक हो रहा है, तो विल टेक केयर कि हम उसे रोक पाए, ठीक है? अब इसमें और भी आपको बातें याद रखनी है S-400 मिसाइल सिस्टम के साथ साथ, जैसे कि यू हैव टू रिमेम्बर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी आपको याद रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम is also important. This system was developed by again India and Russia, right? तो आजकल आप देख रहे हो डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इन पर बहुत काम हो रहा है ना? तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है दैट रशिया की हेल्प से हमने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम डेवलप किया। S-400 काफी ज्यादा न्यूज में रहा ड्यूरिंग टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि S-400 इंडिया का एक तरीके से ये मानो आप आयरन डोम का उसने काम करा, मतलब जो ड्रोन अटैक इंडिया की तरफ हो रहे थे उसे कंट्रोल करने के लिए आपको आपका हेल्प करा, राइट? ठीक है, इज इट फाइन? लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार इंडिजीनियसली मिलिट्री ड्रोन कौन सा है इंडिया का, जो अभी हमने रिसेंटली डेवलप किया है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्या उसने हम क्या हमने उसका मतलब एक कहते हैं ना दैट व्हाट नेम वी हैव गिवन टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, है ना? तो व्हाट आर हाँ हाँ हाँ। अब इसमें ना एक चीज बात याद रखना बेटा, जैसे नाग नेत्रा है, तो नाग के बारे में याद रखना, नाग भी बेटा एक मिसाइल का नाम है। इट इज वन ऑफ इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल। तो नाग इज
एंटी टैंक मिसाइल। तो इंडिया का एक मिसाइल सिस्टम है एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, राइट। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है, ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम ही आपको याद रखना है, राइट। तो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। तो अब बात करें अगर हम भारत 2.0, तो भारत 2.0 क्या है? भारत 2.0 भी आपका न्यूज में था, isn't it? तो भारत 2.0 क्या है? ये भारत 2.0 इज फॉर द मिशन फॉर स्वच्छ भारत, राइट। तो ये भारत 2.0 मिशन वो है। तो सारे ऑप्शंस भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यू नो यू गेट टू नो कि क्या है। तो जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर नाउ। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो अब मुझे बताओ उसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। Just tell me that what is the right answer. Yes, I will show you the question. Yes, very good. हाँ, ब्रह्मोस बेटा इंडिया, और देखो ब्रह्मोस के नाम में ही आप देखोगे, ब्रह्मोस मिसाइल में यू हैव ब्रह्मपुत्रा रिवर का नाम है, और एक रिवर है मॉस्कोवा, मॉस्कोवा रिवर का नाम है। दो रिवर के नाम ब्रह्मोस मिसाइल में आते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बोथ द रिवर्स आर देयर, ब्रह्मो ब्रह्म, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से आपको ये याद रहेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली ब्रह्मोस स्टैंड्स फॉर, राइट, राइट। So this point you have to remember. Can I move forward now? Now I want everybody to answer this question. What is the right answer of this question? Is it Bharat 2.0? It is Agni Drishti, or it is what you call Shakti UAV, UA होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So just tell me what is the exact answer of this question, क्योंकि ये मैंने आपको ना पहले भी पढ़ाया हुआ है। इफ यू रिमेम्बर आई हैव टॉट दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो भी डिफेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी देखो आजकल इतना चल रहा है डिफेंस डिफेंस, तो ये क्वेश्चन तो आपको ना पकड़ने चाहिए, मतलब यू हैव टू नो ऑल दीज क्वेश्चन, राइट। क्योंकि अगर आप ये नहीं करना शुरू करोगे, आप अब वेरी गुड। सो इट इज शक्ति यूएवी, है ना, शक्ति यूएवी इज द राइट आंसर। कुछ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वेरी गुड। यूएई इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सबसे पहले जब जूनियर क्लासेस में थे तो एक मूवी आई थी कोई मिल गया, तो कोई मिल गया में वो सबसे पहले हम यू नो हमने ये वर्ड सुना था यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल अब आप देखते हो बहुत ज्यादा डिफेंस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं दिखा देता हूँ। दिस इज यूथ स्टार्टअप फेलोशिप योजना, राइट। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली साइन द ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन एमओयू नॉर्डिक कंट्री के साथ? किस कंट्री ने अभी साइन किया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस कंट्री ने साइन किया है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विच आर द नॉर्डिक कंट्रीज वी हैव। तो नॉर्डिक कंट्रीज जो आपकी यू नो स्कैंडेवियन रेंज के आसपास आती है, स्कैंडेवियन माउंटेन रेंज के पास आती है, तो हमने जनरली नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। जैसे नॉर्वे हो गई, स्वीडन हो गई, फिनलैंड हो गई, है ना। ये स्कैंडेवियन, डेनमार्क का कुछ हिस्सा हो गया, राइट। तो ये सब नॉर्डिक कंट्रीज होती है, राइट। इन्हें केवल ही यहाँ पे स्कैंडेवियन माउंटेन रेंजेस भी हैं, इसीलिए हम जनरली इन्हें स्कैंडेवियन कंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, राइट। नॉर्थ सी भी आपको इधर देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे एक कंट्री है आइसलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही पार्ट है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन एमओयू साइन करा है एक नॉर्डिक कंट्री के साथ। तो क्वेश्चन है किसके साथ करा है? इज इट नॉर्वे, इज इट स्वीडन, इट इज फिनलैंड, और इट इज डेनमार्क? तो याद रखना है ये डेनमार्क के साथ किया है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कभी, सर जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स में से आता है। तो क्वेश्चन है कि सर ग्रीनलैंड किसका पार्ट है?
So always remember Greenland is also the part of Denmark, right? So there is a country called Denmark. अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे नॉर्वे, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो, राइट? ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे. स्वीडन, फिनलैंड, जल्दी से मुझे कैपिटल बताओ स्वीडन की क्या है ना? हाँ, फिनलैंड की बताओ मुझे. फिनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ लेक. हम्म. सिटी ऑफ लेक बोलते हैं. नॉर्वे को सिटी ऑफ फ्रॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसे बहुत ऐसे कट्स हैं, तो यहाँ पर आइस वगैरह आ जाता है. ठीक है. स्वीडन की कैपिटल याद रखना, इट इज स्टॉकहोम. स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, राइट? देन ग्रीनलैंड याद रखना, इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, राइट? तो इंडिया ने जो एमओयू साइन किया है वो डेनमार्क के साथ किया है. चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है हमारा. इन व्हाट इज द रेपो रेट एज पर दी आरबीआई अगस्त 2025 मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई की जो 2025 मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से इंडिया का, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आदित्य, यस, फिनलैंड जो है आपका इसमें भी ज्यादा रहता है हैप्पीनेस इंडेक्स. जनरली जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, वो आपकी इन सब में अच्छा रहती हैं. क्या कहते हैं, ये हैप्पीनेस इंडेक्स हो, करप्शन इंडेक्स हो, मतलब काफी दे आर सॉर्टेड इन दैट सेंस, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, तो राइट, तो याद रखोगे ये बात. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. हम्म. बिल्कुल. चलें आगे. चलो. अब बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपसे लेटेस्ट वाला पूछा जा रहा है. अगर मैं आपसे अगस्त का ना पूछूं, अगर मैं आपसे ये 7 डेज पहले का पूछूं, तो रेपो रेट अलग होगा. लेकिन अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपसे पूछूं, है ना, तो रेपो रेट याद रखना, अब आया है लेटेस्ट 5.50%. ठीक है, जो कि कोई भी ऑप्शन नहीं. ठीक है. पहले ज्यादा था, है ना, तो 6 से 5, अब हमने 5.5 कर लिया, तो लेटेस्ट आंसर है, ऑप्शन है इसका, दैट इज 5.5%. है ना? यस, वेरी गुड. अनंत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. अनंत का आंसर ठीक है, बिल्कुल राइट. इट इज 5.50 या 5.5 बोलो, है ना? अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे सर रेपो रेट क्या होता है. तो जिनके पास इकोनॉमिक्स होती है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है उनके लिए भी बता देता हूँ. तो रेपो रेट आप बैंकिंग में पढ़ोगे, जैसे बैंकिंग टर्म. तो रेपो का मतलब होता है रीपरचेज. तो रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई जो है वो मनी लैंड करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को, है ना, तो उसे बोलते हैं रेपो रेट. आरबीआई लैंड्स मनी ऑन एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक, उसे बोलते हैं हम रेपो रेट, राइट? लेकिन उसके साथ साथ वो पब्लिक सेक्टर बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ले ले, राइट? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ले ले. तो ये याद रखना आपको, दिस इज कॉल्ड एज रेपो रेट. तो रेपो रेट एक रीपरचेज एग्रीमेंट होता है, जिसमें आरबीआई लैंड करता है मनी पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो उसे लैंड करेगा, और उससे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेगा, राइट? तो ये आपको रखना है रेपो रेट. अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूं, तो आरबीआई आपको पता है दैट 1934 आरबीआई एक्ट आया था, राइट? आपको पता होना चाहिए कि यार 1934 आरबीआई एक्ट के साथ साथ, है ना, एक कमीशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग्स कमीशन. हिल्टन यंग्स कमीशन के बाद आरबीआई बनाता है हिल्टन यंग कमीशन. ठीक है. उसके बाद आरबीआई बना. उसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है, दैट 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था. नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का 1949 में, राइट? नेशनलाइजेशन हुआ था.
तो अगर मैं आरबीआई के फंक्शंस की बात करूं आपसे, तो इसमें आरबीआई जो है वो लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। जो हमारे इंडिया में फॉरेक्स होती है उसे कवर करता है। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट होता है। करेंसी नोट्स वगैरह परचेज करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। जितने भी इंडिया में और बैंक्स फंक्शन कर रहे हैं, है ना, उनसे रिलेटेड रेगुलेशंस वगैरह कराना, ये भी काम आरबीआई का होता है। अगर मैं बात करूं आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, राइट। तो मुंबई में आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर है। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आरबीआई के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? हाँ हाँ, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई? यस, वेरी गुड, इट इज संजय मल्होत्रा। रियान का आंसर बिल्कुल ठीक है, इट इज मिस्टर संजय। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 इज द राइट आंसर। इज इट फाइन और नॉट? चलें आगे। चलें आगे। टिल टिल हियर इट इज फाइन। निर्मला सीतारमण बेटा फिनेंस मिनिस्टर है, वो आरबीआई गवर्नर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द विश्वकर्मा योजना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द विश्वकर्मा योजना लॉन्च इन 2023 फोकसेस ऑन। क्योंकि देखो हर साल जो भी स्कीम्स आती हैं, राइट, उनका कोई ना कोई फोकस होता है। अंशिका, ये जो हिल्टन यंग कमीशन था, इसकी रिकमेंडेशन के बाद इंडिया में आरबीआई बना था। हालांकि आरबीआई का पहले नाम आरबीआई नहीं था, इसका नाम फेडरल बैंक था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम पड़ा 1949 में, जब हमने इसे नेशनलाइज करा। क्योंकि जब तो ब्रिटिशर्स थे ना, 47 तक तो ब्रिटिशर्स थे, राइट। आते हैं आगे, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना की अगर मैं बात करूं, विश्वकर्मा योजना 2023 में लॉन्च हुई। तो क्वेश्चन ये है विश्वकर्मा योजना के बारे में कि ये योजना किससे रिलेटेड है? Is it for health sector? No. Is it for urban slum development? No. It is for traditional artisan and craftsmen. It is for IT training in rural area. तो बेटा ये योजना जो है ये आर्टिशंस के लिए, ठीक है। ये जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, क्राफ्टमैन हैं, उससे रिलेटेड थी ये विश्वकर्मा योजना, राइट। विश्वकर्मा योजना किससे रिलेटेड है? आर्टिशंस और क्राफ्टमैन से रिलेटेड, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पीएम प्रणाम जो स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? तो इसीलिए मैंने पिक्टोरल ही आपको शो करा दिया है, ताकि कहते हैं ना पिक्टोरल से याद हो जाता है। तो पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? पीएम प्रणाम स्कीम किससे रिलेटेड है? तो पीएम प्रणाम
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की स्कीम है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये इंडिया में अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रखो, अवेयरनेस रखो। तो ये है फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट ऑफ मदर अर्थ। तो नाम दिया है प्रणाम। तो अब आपको अगर इतना भी पता होगा, नाम से ही आप कॉमन सेंस इसका आंसर डिराइव कर दोगे। क्या ये नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है? ये पेंशन रिफॉर्म्स के लिए तो यार बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए नहीं है। ये नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं आपसे कि यार इंडिया में क्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है 5 जून। 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो भी हाँ, तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 5 जून को। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज कि हमारे इंडिया में अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा स्टेट है या ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि 100%, ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है? तो बेटा उसका याद रखना, उसका आंसर होगा क्या? तो उसका आंसर होगा सिक्किम। राइट, सिक्किम उसका आंसर होगा। ठीक है, तो सिक्किम उसका आंसर होगा। तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम में होगी। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीएम प्रणाम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइन। काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलें आगे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उड़ान 5.2 स्कीम इज लॉन्च इन 2025 प्रमोट्स व्हाट? उड़ान, उड़ान की अगर मैं बात करूं तो उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। दिस स्कीम वॉज स्टैब्लिश, जो कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिस स्कीम वॉज स्टैब्लिश टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी। राइट, तो ए एयरपोर्ट डेवलपमेंट इंफ्रा इन सबसे रिलेटेड ये, राइट, ताकि हमारे इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बढ़ पाए, ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा हो पाए, है ना? तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यू कैन इजीली डिड्यूस दी आंसर्स। तो क्या ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए होगा? नहीं। क्या ये ड्रोन, फार्मर ड्रोन्स के लिए होगा? नहीं। क्या ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होगा? नहीं। ये क्या है? इंटर स्टेट हेलीकॉप्टर एंड सी प्लेन सर्विस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप बेसिकली स्कीम का एक आइडिया भी ले लोगे ना, उसके बाद इस तरह के ऑप्शंस आते हैं कि हम कॉमन सेंस से भी उन्हें कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जोड़े देश का आम नागरिक स्कीम लॉन्च है 5.2। तो बेटा ये किसकी होती है? ये हेलीकॉप्टर सी प्लेन सर्विसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु वॉन 2025 विमिल्टन मैन सिंगल टाइटल? 2025 विमिल्टन मैन सिंगल टाइटल किसने जीता? क्वेश्चन ये है। क्या ये कार्लोस अल्काराज ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, डेनियल मेडवेडेव ने जीता, या जेनिक सिनर ने जीता? तो आपको मैंने बताया था, जब विमिल्टन मैंने पढ़ाए थे, आपको याद होगा, आपसे एक दो क्लास पहले, और मैंने आपको ना एक पर्सन ऑफ द वीक में भी बताया था।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इटली के प्लेयर हैं जिनका नाम है जेनिक सिनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आंसर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जेनिक सिनर इज फ्रॉम इटली। तो इन्होंने विमिल्टन मैन सिंगल टाइटल जीता है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता है, तो आप बोलोगे सर फ्रेंच ओपन 2025 जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है फ्रेंच ओपन 2025। ठीक है। ठीक है। दिव्या देशमुख ने क्या जीता है, दिव्या देशमुख ने अभी जो फीडा चेस चैंपियनशिप होती है वो जीती। ठीक है। ये विमिल्टन की बात करते हैं, कर रहा हूं मैं। विमिल्टन इज फॉर टेनिस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर विच स्कीम डिड गवर्नमेंट इंडिया अनाउंस वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर मिशन। वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर मिशन किस स्कीम के अंडर आता है ना। क्या ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आता है, क्या ये स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के अंडर आता है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर मिशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर स्कीम जो है वो किसके अंडर आती है, दिस पॉइंट यू हैव टू टेल, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन इंक्यूबेटर स्कीम किसके अंडर आती है, ये हमें बात करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया 2.0 के याद आती है। देखो एमएसएमई का मतलब होता है ऑल दोज हु माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, है ना। डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। तो ये डिपार्टमेंट है जो कि आपका यू नो इसे इससे डील करता है। राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर आ रहा है या ये किसके अंदर आ रहा है, जस्ट टेल मी दैट। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर इट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेक इन इंडिया 2.0 स्टार्ट हुआ है अभी। हैव यू हर्ड अबाउट एनीथिंग दैट सर मेक इन इंडिया 2 आपका हुआ है शुरू। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एनी अदर अटल इनोवेशन में के अंदर आएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस वेरी गुड, इट इज अंडर एमएसएमई। राइट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन बेटा इनोवेशन वगैरह से रिलेटेड है। राइट। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार अपने डाउट पोस्ट कर लो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी कमेंट में यस सर यस सर यस सर, इज एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट राइट यस सर इन द कमेंट।
राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। IDX budget is raised to rupees 158 crores in 2024-25. What does IDEX stand? तो बेटा IDEX हमारा रिलेट करता है डिफेंस, है ना। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस रिलेटेड ये स्कीम है IDEX, है ना। तो आप क्या ये इंडिया डिजिटल एक्सपोर्ट काउंसिल है? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिवोर्स एक्सपोर्ट है? नहीं। इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस है या इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट चैलेंज है? तो ये IDEX अगर आप देखोगे तो इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, राइट। तो ये बेसिकली जो है, ये IDX जो है इंडिया में डिफेंस रिलेटेड इनोवेशंस के लिए, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। डी इज द राइट। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की, तो ये इनिशिएटिव आया था 2014 में। तो ये भी बेटा डिफेंस इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग की बात करता था, क्योंकि हम ना, मतलब इसमें भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए मेक इन इंडिया में भी, जिसमें हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिजीनियसली खुद से बनाना शुरू करा। क्योंकि देखो आप इनोवेशन करोगे तभी तो आप खुद ज्यादा से ज्यादा यू नो डेवलप करोगे चीजें, इजंट इट। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी था और ये आपका अभी भी आया, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस। तो बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो बी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं आज। इंडिया होस्टेड फर्स्ट AI फॉर गवर्नेंस समिट इन द कोलैबोरेशन विद विच ग्लोबल टेक कंपनी ऑन August 7, 2025। ठीक है। तो अभी इंडिया ने AI फॉर गवर्नेंस समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है AI फॉर गवर्नेंस समिट, क्योंकि AI फॉर गवर्नेंस समिट किस लिए होता है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप, हम्म, राइट। तो AI फॉर गवर्नेंस गवर्नेंस समिट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ये समिट है AI फॉर गवर्नेंस समिट 2025। अगर AI फॉर गवर्नेंस समिट की बात करें हम, तो ये क्वेश्चन है कि ये AI फॉर गवर्नेंस समिट किसके अंडर आया? AI फॉर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा याद रखना ये जो समिट है ना, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी रोल था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी रोल है AI फॉर गवर्नेंस समिट में। ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसमें पार्टिसिपेशन वगैरह करा। ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने भी अपने जो है बातें रखी, अपना बताया कि दैट हाउ वी कैन टैकल AI, ए यू नो ये सारी चीजें। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो दैट AI इज डूइंग बोथ द थिंग। इट इज द नीड ऑफ द आवर आल्सो, बट अगेन AI की वजह से वी आर फेसिंग यू नो मेनी चैलेंजेस आल्सो, जिसमें जॉब लॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इजंट इट। तो यही क्वेश्चन है कि जो ये AI समिट है, ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व, राइट। इज इट Amazon, it is Microsoft, is it Google, Zoho और ग्लोबल टेक कौन इन्वॉल्व है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम तो आपको बता दिया। यस यस यस। नो 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 नो। ग्लोबल इकोनॉमिक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा इसमें ना गूगल का रोल है। तो AI गवर्नेंस समिट याद रखना, गूगल इज प्लेइंग रोल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आते हैं जल्दी से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द टोटल डिफेंस बजट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में इंडिया का डिफेंस बजट कितना था? तो आपको पता है डिफेंस एक्सपेंडिचर भी एक न्यूज में रहता है, तो आपसे टोटल डिफेंस बजट की बात करी जा रही है, तो बी विल बी द राइट। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बी राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइन, तो बी राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन बेटा फैक्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इससे आपको याद रखने होते हैं। और ये इससे भी इंपॉर्टेंट, अभी आप देखना जब बजट आएगा ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई डिफेंस एलोकेशन कितनी है, ये कितना है। राइट, तो काइंडली राइट डाउन। अगर मैं आपसे पूछूं बजट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है, तो आंसर इज नो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड है एनुअल फाइनेंशियल स्टेट। कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 1112 में गिवन। राइट, तो ये बातें भी आपको याद रखनी। इज इट फाइन? तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर कर। इज इट फाइन? काइंडली से यस और नो, एक बार जल्दी से यस सर कर दो यार। जस्ट राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, व्हाट इज इट? इज बेटा आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं ना। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट क्लियर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट इज इन मार्क ऑन द डोमेस्टिक प्रिक्योरमेंट? कितनी प्रिक्योरमेंट में कितना परसेंटेज रखा है डिफेंस प्रिक्योरमेंट के लिए बजट में? मतलब देखो क्या होता है, अभी तक 1991 तक आपने पढ़ा होगा दैट बिफोर 1991 इंडिया वाज काइंड ऑफ अ क्लोज इकोनॉमी। 1991 के बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे, एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सब आता है आपका किस यू नो हमने 1991 में इसे अडॉप्ट किया। द मोमेंट वी हैव अडॉप्ट, तब से लेके क्या हुआ, हमने अपने सेक्टर्स को बढ़ाया। यू नो हमने अपने सेक्टर्स को ओपन करा। अब हमारे सेक्टर्स में हम डिफेंस यू नो प्रिक्योरमेंट बाहर से भी करते हैं। तो क्वेश्चन है कि कितना हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, मतलब डोमेस्टिक प्रिक्योरमेंट में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कितना परसेंट है? क्या वो 50% है? नहीं। 60% है? नहीं। वो है टोटल 75%। तो सी यहाँ पे हमने बात करा है कि हम 75% डिफेंस प्रिक्योरमेंट करेंगे, डिफेंस प्रिक्योरमेंट करेंगे डोमेस्टिक। तो उससे फायदा होगा कि हमें फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, है ना। तो आंसर
यहाँ पे सी, यहाँ पे राइट रखना। ठीक है, चलते हैं आगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। श्री अन्न अभियान इन उड़ीसा इज रिलेटेड। तो क्वेश्चन है श्री अन्न अभियान। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू फूड्स एंड ऑल, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू बेसिक, यू नो, डाइटरी प्रैक्टिस, बेसिक फूड्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये अभियान शुरू हुआ है उड़ीसा में। अब पहले तो सबसे पहले थोड़ी सी बात है ना उड़ीसा के बारे में याद है। यू हैव टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स अबाउट उड़ीसा, बिकॉज अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे एग्जाम में, राइट। तो यू हैव टू रिमेम्बर फ्यू थिंग्स अबाउट उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में याद रखना है। हमारे इंडिया में एक स्टेट है उड़ीसा, राइट। अब ईस्टर्न साइड पे अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल, राइट। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में याद रखना, देयर इज वन प्लेस कॉल्ड एज चिल्का लेक। चिल्का लेक, चिल्का लेक इज अ प्लेस इन उड़ीसा। ये याद रखना, ये इंडियाज लार्जेस्ट लेक है एरिया वाइज। अगर मैं एरिया वाइज सबसे बड़े लेक की बात करूं, इट इज चिल्का लेक, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। फिर उसके अलावा उड़ीसा में ही आपको याद रखना सन टेम्पल है। सन टेम्पल, कोणार्क। ठीक है, अगर आप 10 रुपी नोट देखोगे ना, 10 रुपी नोट में आपको सन टेम्पल मिलेगा, जो कि आपका उड़ीसा में। सर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ना। नहीं 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 आदित्य, फ्रेश वाटर नहीं, ये लगून वाटर। मतलब एरिया वाइज फ्रेश फ्रेश हटा दो, सिंपल एरिया वाइज बात करूंगा तो इट इज चिल्का लेक। फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट होता है। फ्रेश वाटर मतलब एक कंसेप्ट समझो, फ्रेश वाटर आपको वहां पे मिलेंगे जहां पर ना वाटर ना ग्लेशियर से आएगा। ग्लेशियर सोर्स होगा, ग्लेशियर सोर्स ऑफ वाटर होगा, ग्लेशियर सोर्स ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो दैट इज फ्रेश वाटर। ठीक है, सलाइन वाटर मतलब जहाँ पे पानी जो होगा, मतलब जो उसका उसका जो मतलब बेसिकली कॉम्पोजिशन होगा, उसमें सॉल्ट कंटेंट कम हो, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी, यस, टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी इज ऑल्सो देयर इन उड़ीसा, दिस इज ऑल्सो। तो 10 रुपी नोट पे आप कोणार्क देखोगे, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है। उसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, उड़ीसा में ना देर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम। तो लॉन्गेस्ट डैम है जिसका नाम है हीराकुंड। हीराकुंड डैम कौन सी रिवर पर है ये? महानदी रिवर पर। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, सारे पॉइंट्स फाइन, ऑल द पॉइंट्स आर फाइन। चलें आगे, कमेंट सेक्शन में बोलो यस और नो। ठीक है, इज इट फाइन और नॉट? तो क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइन, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब आंसर आप बता दोगे, देखिए क्राफ्ट के लिए है, डिजिटल एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए नहीं। ये मिलेट्स प्रमोशन एंड न्यूट्रिशन के लिए, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। आई गेस दिस पॉइंट इज फाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 16 में? चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए, शुड आई मूव फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17?
काइंडली से यस और नो। क्वेश्चन नंबर, है ना, सारे पॉइंट्स लिखते रहना, ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। ठीक है, एवरीबडी जस्ट राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे पता चले। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 17। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट। The Northeastern state traditional martial art form included in intangible cultural heritage list। अब क्वेश्चन पहला आता है कि सर इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट क्या होती है। तो बेटा याद रखना है आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। If I talk about UNESCO, the headquarter of UNESCO is in Paris and it was established in 1945। तो both the points is important। तो क्वेश्चन ये है हमारा सामने कि इसकी जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में जनरली वो ये हम रखते हैं जो कि इंटेंजिबली कल्चर को आगे बढ़ाते है ना। जैसे इसमें कुछ कल्चरल डांस हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली चल रही है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो अभी नॉर्थ ईस्ट की मार्शल आर्ट फॉर्म की बात कर रहा है, तो कौन सा पूछ रहा है, कौन से स्टेट की वो मार्शल आर्ट फॉर्म है। क्या वो अरुणाचल की है, क्या वो त्रिपुरा की है, क्या वो मिजोरम की है। तो मणिपुर की एक खांगला मार्शल आर्ट फॉर्म है, राइट। तो उसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, राइट। तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। यूनेस्को क्या है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो थांगटा है, इसे लिख लेना, मतलब स्टेट तो मणिपुर याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ना सिंपल भी आ सकता है कि जो भाई थांगटा है वो कौन से स्टेट से है। तो याद रखना इट इज मणिपुर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे कुछ बातें मणिपुर के बारे में भी याद रखना, क्योंकि मणिपुर भी न्यूज में चल रहा है। मणिपुर न्यूज में चल रहा है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि सबसे पहले बेसिक पॉइंट, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर में भी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल रूल, जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रेसिडेंशियल रूल इज एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। तो ये भी याद रखना है आपको, ये काम कहाँ पे हुआ है, मणिपुर में हुआ है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो मणिपुर इज एक्सटेंडेड, इसमें यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया मणिपुर। तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना, मणिपुर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे एक एथनिक वायलेंस चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे ना थिंग्स वर नॉट गुड। तो दैट्स व्हाई देयर वर, जो वहाँ के एक्स प्राइम चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। फिर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल आया और अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंशियल रूल को बढ़ा दिया। अगर मैं बात करूं कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में प्रेसिडेंशियल रूल का जिक्र है, तो इट इज आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो आंसर इज मणिपुर इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट, ये आप बना। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइन। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बिना किसी देरी। ऑन August 8 RBI allows which type of bank to directly participate in government security auction। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं विच आर ट्रेडेड ऑन डिस्काउंटेड
फेस वैल्यू विच आर ट्रेडेड ऑन डिस्काउंटेड फेस वैल्यू, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोर्ड। अब आरबीआई ने रिसेंटली किस बैंक को बोला है कि यार आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लो, तो जो रीजनल रूरल बैंक्स है उन्हें बोला है आरबीआई ने कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लो ऑन डिस्काउंटेड ट्रेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर है। ऑलराइट, क्लियर है। राइट, तो रीजनल रूरल बैंक याद रखना, ये सारी बातें याद है। आते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सर हाउ मेनी क्वेश्चन लेफ्ट? 20 तक करेंगे, है ना। मैं मुझे पता है वीकेंड वाइब आ रही है आपको, है ना। कल वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन, है ना। तो 20 तक करेंगे, इसीलिए मैंने ना ज्यादा आपको फोकस, मैंने वो वाली क्लास ही रखी, ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। मैंने आपको एक रिवीजन काइंड ऑफ क्लास, ताकि भाई कोई बात नहीं, यू नो यू कैन एंजॉय और वीकेंड ऑल्सो, प्लस कुछ पढ़ाई भी कर लो। तो क्योंकि क्या होता है देखो, मोनोटोनियसली एक ही तरह से पढ़ते रहेंगे ना तो चीजें याद नहीं होंगी, तो कुछ चेंजेस की भी जरूरत होती है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा मैं हर 3-4 क्लास के बाद ना रिवीजन क्लास रखता हूँ, ताकि कुछ रिवाइज भी करते रहो धीरे 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 धीरे। क्योंकि वो मोनोटोनस में पढ़ोगे, मैं नहीं चाहता कि यार आपका वो हो मोमेंटम, मतलब बोरिंग लगने लग जाए। तो आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हैंडलूम डे। आपको पता है हर साल हम 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। तो क्वेश्चन ये है नेशनल हैंडलूम डे पे क्या करा। तो हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है नेशनल हैंडलूम डे, इंडिया ट्रेडिशन वुमेन विद राइट, है ना। नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने क्या करा, हैंडलूम क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी, डिजिटल इंडिया वीवर पोर्टल करा, भारत हैंडलूम स्टोर ऐप लॉन्च करा, तो सी राइट आंसर है। ठीक है, तो भारत हैंडलूम स्टोर ऐप 2.0 हमने लॉन्च किया, इसके लिए नेशनल हैंडलूम डे। तो याद रखना जो हैंडलूम होता है ट्रेडिशनल हैंडलूम, तो उसके लिए हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल हैंडलूम डे। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन August 7 विच स्टेट लॉन्च परिवहन रक्षक, पर्यावरण रक्षक, पर्यावरण रक्षक बेसिकली एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फाइटर्स। तो एनवायरमेंटल फाइटर्स की बात करें, हम पर्यावरण रक्षक की बात करें, किसने लॉन्च करा, एनवायरमेंटल वॉलंटियर्स, है ना। तो बेटा ये उस स्टेट ने लॉन्च करा जिस स्टेट ने फेमस चिपको मूवमेंट को भी लॉन्च किया था। चिपको मूवमेंट लॉन्च किया था 1973 में, है ना, जिसमें बेसिकली डीफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात करी गई, है ना। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना था। तो ये भी उसी स्टेट में शुरू हुआ था जिस स्टेट ने अभी पर्यावरण रक्षक स्कीम लेके आए हैं। अगर मैं बात करूं, अभी स्टेट में एक नेचुरल कैलामिटी भी आई है ना, जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसका आंसर है उसी स्टेट के बारे में याद रखना, वहां पे बहुत फेमस जिम कॉर्बेट,
नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना? दैट इज फॉर टाइगर्स, राइट? वो भी आपको उसी पर्टिकुलर स्टेट में है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको अब आंसर नहीं पता होगा। वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ, वो स्टेट स्टैब्लिश हुआ था 2000, ईयर 2000। उस स्टेट में एक फेमस है जिसका नाम है नंदा देवी, वो भी उसी स्टेट में है। तो आंसर है उत्तराखंड, तो बी इज द राइट आंसर, है ना? तो बी इज द राइट आंसर, या नॉट असम। असम में बेटा इतनी सारी बातें मैंने बताई थी, ये सब मैं हिंट ही तो दे रहा था और प्लस आपको याद दिलाता, यहीं पे चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, यहीं पर ही जिम कॉर्बेट है, यहीं पर टाइगर है ना? उत्तराखंड याद रखना, नंदा देवी याद रखना, पर्यावरण रक्षक याद रखना, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है? तो आज हमने 20 क्वेश्चंस का रिवीजन करा। अब से जब भी क्लासेस होती है, मेक श्योर कि जैसे 8 PM का टाइम है, आप लोग 8 PM पर ही ज्वाइन करना, पर प्लीज बी पेशेंट टिल 8:10, है ना? क्योंकि क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, मैं भी तुम्हारी तरह ही ज्वाइन करता हूँ, जैसे पैनलिस्ट होता है ना, सो द टीम वो फिर मेरा नाम सर्च करके मुझे होस्टिंग राइट्स देती है, तो उससे 5-10 मिनट लग जाते हैं, है ना? बाय 10:10 वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस, 8:10 सॉरी, विल स्टार्ट आवर क्लासेस, सो नॉट टू वरी। एट टाइम्स कभी टेक्निकल कोई ग्लिच आ जाता है, जैसे आज आ गया, तो ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज वी विल वी विल बी पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ द commencement of the class, right? So please make sure, and everybody should be positive in that aspect. And this is all from today's class. I really wish happy Raksha Bandhan to everybody, है ना? रक्षा बंधन आप मनाओ, ठीक है? किसी को जो डाउट है, यस आई विल शो, जिसे भी डाउट है, कोई प्रीवियस स्क्रीन देखनी है तो आप बताओ, मैं उस स्क्रीन आपको शो कर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 यू वर आस्क्ड, राइट? So this point you have to remember.
बेटा इसका आंसर है बी।